मेरा नाम शांता है। मैं वो बदनसीब लड़की हूँ जिसकी माँ राधा देवी मुझे जन्म देने के 2 दिन बाद ही दुनिया के तमाम दुखों से मुक्त होकर देवलोक से धार गईं। मेरी पैदाइश एक खुशी की बजाय घर पर एक गहरे दुख का बादल बनकर छा गई थी। मेरे अस्तित्व ने एक माँ की कुर्बानी ली थी और यह एहसास हमेशा मेरे दिल के किसी कोने में मौजूद रहा। मेरी परवरिश का जिम्मा मेरी 2 बड़ी बहनों ने उठाया। सबसे बड़ी सीमा दीदी, जो उस वक्त सिर्फ 10 बरस की थीं, और उनसे छोटी निशा दीदी, जो 8 साल की थीं। ये दोनों खुद अभी बचपन की दहलीज पर ही थीं, मगर मेरी खातिर वे वक्त से पहले बड़ी हो गईं। सीमा दीदी तो गौया मेरी छोटी माँ बन गई। मुझे गोद में लेकर घूमना, मुझे दूध पिलाना और रातों को मेरी खातिर जागना सब उनका रूटीन बन गया। निशा दीदी भी अपनी बड़ी बहन का हाथ बटाती थीं और यूं हम तीनों एक दूसरे का सहारा बनकर जी रहे थे। लेकिन इस परवरिश का सारा क्रेडिट मेरी बुआ मालती ले जाया करती थीं। मालती बुआ, मेरे पिताजी की सौतेली बहन, हमारे घर में रहती थीं और उन्हें ड्रामेबाजी से अपनी जिंदगी को कुर्बान करने का हुनर खूब आता था। वह हर आने जाने वाले को, चाहे वह पड़ोसी हो, दूर का रिश्तेदार हो या मेरे पिताजी के दफ्तर का कोई साथी, उसे पकड़ पकड़ कर बताती थी कि किस तरह उन्होंने बेमाँ की 3 लड़कियों को पाला और उनकी संस्कार भरी ट्रेनिंग की। उनके हर वाक्य का अंत इस दावे पर होता कि उन्होंने उनकी खातिर शादी नहीं की और अपनी सारी जवानी इन भतीजियों की देखरेख में गुजार दी। मालती बुआ की झूठी कहानियां यूं इमोशनल अंदाज में सुनाई जाती थीं कि सुनने वाले को एक लम्हे के लिए भी शक करने की गुंजाइश नहीं मिलती थी। वह बात करते करते आंखों में नकली आंसू लातीं, जो दरअसल आंखों में उंगली या रूमाल छूकर लाए जाते थे और सेकंडों में एक नया अफसाना या दुखद कहानी बना डालती थीं। वह इस कदर रियल एक्टिंग करती थीं कि देखने वाला बेइख्तियार वाह वाह कर उठता। हर तरफ मालती बुआ की तारीफ थी कि वह बड़ी दरिया दिल, महान और सादगी की मालकिन है। सब उनकी इतनी तारीफें करते कि वह फूली नहीं समाती थीं, उनका सिर फखर से ऊंचा हो जाता था। अलबत्ता यह अलग बात थी कि सब उनके मुंह पर तो जमीन आसमान के कौलाबे मिला देते थे और उन्हें देवी का खिताब देते थे, लेकिन पीठ पीछे उनकी ऐसी तैसी करते थे। मालती बुआ काफी झगड़ालू और तेज जबान की मालकिन थीं। उनकी जबान में शहद से ज्यादा जहर होता था, इसीलिए सब उनकी जबान के जहर से बचने के लिए ही उनकी बड़ाइयां बयान करते रहते, क्योंकि किसी की जरा सी मुखालिफत पर भी वह हफ्तों उसका जीना हराम कर सकती थीं। उनकी यह दोहरी पर्सनालिटी घर के अंदर हम सब और बाहर के लोगों के बीच एक साफ पर्दा खींच देती थी। मेरे पिताजी, श्री रमेश, एक सरकारी दफ्तर में एक जिम्मेदार बाबू थे। वह अपनी बेटियों के लिए सिर्फ पिता ही नहीं, बल्कि माँ और दोस्त भी थे। उन्होंने कभी भी हमारी कोई इच्छा अधूरी न छोड़ी। वह अपनी बेटियों को राजकुमारियों की तरह रखते थे, इस बात का पूरा ख्याल रखते थे कि उन्हें किसी चीज की कमी महसूस न हो। सीमा दीदी बताती हैं कि माँ की मौत के बाद मालती बुआ ने पिताजी पर बहुत जोर डाला कि वह दूसरी शादी कर लें। बुआ का स्टैंड था कि बच्चों को, खासकर सबसे छोटी को, माँ का प्यार चाहिए, लेकिन पिताजी ने साफ इनकार कर दिया। मेरे पिताजी मेरी माँ राधा से बेइंतहा और सच्ची मोहब्बत करते थे। इतनी गहरी मोहब्बत कि उनके जाने के बाद किसी और औरत को अपनी जिंदगी में शामिल करना पाप समझते थे। उनके लिए मेरी माँ ही पहली और आखिरी जीवन साथी थीं जो उनकी जिंदगी में आई थीं। वह हमारे लिए राधा की यादों को दिल में समेटकर जीने लगे थे। मालती बुआ ने जब बार बार यही कहा कि छोटी सी बच्ची को माँ का प्यार चाहिए, इसलिए वह दूसरी शादी कर लें, तो पिताजी के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने बहुत मजबूत लहजे में कहा, मालती, अगर तुमसे मेरी बेटियों की परवरिश नहीं हो रही तो मत करो। मैंने इनका बोझ तुम पर नहीं डाला और न ही मेरी बेटियां मुझ पर बोझ हैं। मैं इन्हें एक माँ का प्यार भी दे सकता हूँ और पिता का भी। मुझे अपनी बेटियों पर सौतेली माँ लाकर इनकी जिंदगी खराब नहीं करनी, जैसे मेरी हो गई थी। पिताजी के ये अल्फाज हमेशा मेरे दिल में गूंजते रहे। उनके इस जवाब ने मालती बुआ को खामोश करा दिया, लेकिन इसकी एक गहरी कड़वी सच्चाई थी जो मेरे पिताजी की जिंदगी के अतीत से जुड़ी हुई थी। मालती बुआ मेरे पिताजी की सौतेली बहन थीं। पिताजी बहुत छोटे थे जब उनकी अपनी माँ स्वर्ग से धार गईं। फिर दादाजी ने यह सोचकर कि छोटे बच्चे को माँ का प्यार मिल जाएगा, दूसरी शादी कर ली। लेकिन शादी तो हो गई, माँ का प्यार नहीं मिला। मेरी सौतेली दादी का व्यवहार मेरे पिताजी के साथ बहुत सख्त और भेदभाव वाला था। पिताजी अपने माँ बाप के अकेले बेटे थे, लेकिन फिर दूसरी शादी के बाद वह अकेले नहीं रहे। पिताजी की सौतेली माँ
मेरी सौतेली दादी के 3 बेटे और 2 बेटियां हुईं, जिनमें से एक मालती बुआ और दूसरी तस्लीमा बुआ थीं। सौतेली माँ के आने के बाद पिताजी का वजूद सब भूल गए थे। उन्हें घर में एक एक्स्ट्रा बोझ समझा जाने लगा। जब वह बड़े हुए तो खुद अपने दम पर खूब मेहनत की, पढ़ाई की और फिर सरकारी नौकरी हासिल की। और बहुत जल्दी ही उन्होंने इस घर से निकलकर अपने लिए एक अलग छोटा सा घर भी बना लिया, जहां वह सुकून से रह सकें। और फिर मेरी माँ राधा से प्रेम विवाह भी किया। मेरी माँ पिताजी की सौतेली दादी की भांजी थीं और अक्सर उनके घर आया जाया करती थीं। वहीं से वह पिताजी के दिल को भा गई थीं। पिताजी कहते हैं कि मेरी सौतेली दादी ने यह शादी नहीं होने देना चाहिए थी, लेकिन जब पिताजी और माँ दोनों के परिवार के दूसरे लोग राजी थे तो वह क्या कर सकती थीं। और यूं मेरे पिताजी मेरी माँ को दुल्हन बनाकर इस नए घर में ले आए और एक सादे सुकून भरे जीवन की शुरुआत की। शादी के 1 साल के बाद सीमा दीदी पैदा हुई। सीमा दीदी की पैदाइश पर एक हादसा हुआ और वह हादसा दादाजी का देहांत था। दादाजी के जाने से पिताजी को बहुत दुख हुआ, लेकिन माँ उनका सहारा बनी। सीमा दीदी की पैदाइश के 2 साल बाद निशा दीदी पैदा हुईं। निशा दीदी की पैदाइश के कुछ अरसे के बाद मेरी सौतेली दादी का देहांत हो गया। सौतेली दादी का देहांत हुआ तो उनके तीनों बेटों, पिताजी के सौतेले चाचा, के आपस में जायदाद को लेकर झगड़े शुरू हो गए। ये झगड़े इस कदर बढ़ गए कि एक दूसरे की शक्ल देखना भी गवारा नहीं करते थे। फिर मेरे इन तीनों सौतेले चाचाओं ने, जिनके हिस्से में जितनी जायदाद आई थी, हड़प ली और पिताजी, मालती बुआ और तस्लीमा बुआ को उनका हिस्सा देने से साफ इनकार कर दिया। पिताजी और तस्लीमा बुआ दोनों नरम और सीधे सादे नेचर के थे, सो वह इस झगड़े से बचने के लिए चुप हो गए और अपने नसीब पर सब्र किया। लेकिन मालती बुआ अपनी माँ, सौतेली दादी, की कार्बन कॉपी थीं। वह किसी को भी बख्शने वाली नहीं थीं और खास तौर पर अपने हक के मामले में। उन्होंने लड़ झगड़कर कोर्ट कचहरी का दरवाजा खटखटाकर अपना हिस्सा तो हासिल कर लिया, लेकिन उसके बाद उनके भाइयों ने उन्हें अपने घर में रखने से बिल्कुल इनकार कर दिया। उस वक्त मालती बुआ की शादी भी नहीं हुई थी, सो पिताजी ने अपने बड़े भाई होने का फर्ज निभाया और उन्हें अपने घर लेकर आ गए। और उसके बाद से मालती बुआ हमारे साथ ही रहने लगी। जब मेरी माँ का देहांत हुआ तो मालती बुआ ने हम तीनों बहनों की जिम्मेदारी संभाल ली थी, मगर सिर्फ नाम के लिए ही। वह इस जिम्मेदारी को कभी निभाती नहीं थी। मुझे बचपन से मेरी सीमा दीदी ने ही पाला था। वह भी छोटी थी उस वक्त, लेकिन मेरी माँ बन गई थीं और पिताजी ने भी मालती बुआ की लापरवाहियां देखकर हमें ज्यादा वक्त देना शुरू कर दिया था। हमारी परवरिश में मालती बुआ का कोई हाथ नहीं था, बल्कि वह तो एक बोझ और रुकावट बन चुकी थी। लेकिन वह फिर भी यही ढिंढोरा पीटती रहती थी कि किस तरह उन्होंने हम तीनों के लिए अपनी जवानी, अपना घर और शादी की कुर्बानी दी। मुझे तो एक अरसे तक यही लगता था कि वह कुंवारी कन्या है और उन्होंने वाकई हमारे लिए अपनी खुशियों की कुर्बानी दी है। उनके इस दावे के आगे मैं हमेशा शर्मिंदा और एहसानमंद रहती थी, लेकिन ऐसा नहीं था। सीमा दीदी चूंकि बड़ी थीं, इसलिए उन्हें सब कुछ पता था। एक दिन उन्होंने ही मुझे अतीत का सच बताया कि मालती बुआ की शादी तो हो गई थी। दीदी उस वक्त करीब 9 बरस की थीं, यानी मेरे पैदा होने से साल भर पहले मालती बुआ की शादी हो गई थी, लेकिन उनकी अपने ससुराल वालों से कभी नहीं बनी। वह हर वक्त लड़ती झगड़ती रहती थीं, जरा जरा सी बात पर तूफान खड़ा कर देती थीं और फिर रूठ कर मायके हमारे घर आ बैठती थीं। दीदी ने भी उन्हें बहुत सिर चढ़ा रखा था और उनकी आदतें जानने के बावजूद मालती बुआ के शौहर से लड़ने पहुंच जाया करती थीं। मालती बुआ जब एक दिन ससुराल और बाकी का सारा महीना हमारे घर गुजारने लगी तो उनकी दिलचस्पी उनके शौहर से बिल्कुल खत्म हो गई और फिर एक वक्त ऐसा आया कि वह तलाक मांगने लगी। पिताजी ने उन्हें समझाना चाहा तो वह पिताजी से ही उलझ पड़ी। उन्हीं दिनों मैं पैदा हुई और मेरी माँ देवलोक सिधार गईं तो मालती बुआ की बात बीच में ही रह गई। तब मालती बुआ ने नकली आंसू पोंछते हुए कहा कि ससुराल नामी अजाब में रहने से बेहतर है कि मैं अपने भाई के घर में रहूं और उनकी बेमाँ की बेटियों की परवरिश करूं। लड़कियों को माँओं की बहुत जरूरत होती है और मैं उनकी माँ बनकर दिखाऊंगी। मालती बुआ ने हमारी परवरिश का झूठा सहारा लेकर अपने शौहर से तलाक ले लिया और उनकी वाहवाह भी हो गई कि सौतेली भतीजियों की खातिर उन्होंने अपना बसा बसाया घर तोड़ दिया। लेकिन असल मामला बाद में खुला और वह यह था कि मालती बुआ का चक्कर उनके शौहर के ही चचेरे भाई से चल रहा था और इसी वजह से उन्होंने तलाक ली थी। झूठ मूठ का नाम हमारा इस्तेमाल किया था। एक ही खानदान के एक शख्स से तलाक लेकर मालती बुआ की शादी दूसरे से मुमकिन ही नहीं थी, क्योंकि खानदान के उसूलों के खिलाफ था। लेकिन फिर भी
मालती बुआ ने अपने फायदे की खातिर अपना घर बर्बाद कर लिया था। जिस शख्स के लिए उन्होंने अपने शौहर को छोड़ा था, उसका इश्क भी ठंडा हो चुका था और साथ ही वह मालती बुआ से विरासत में मिले पैसे भी हड़प चुका था और फिर उसने किसी और लड़की से शादी भी कर ली थी। मालती बुआ के पास कुछ न बचा तो उन्होंने शोर शराबा डाल दिया और जिसको तलाक की असल वजह नहीं भी पता थी, उसे भी पता चल गई। शोर शराबा करने के बावजूद भी मालती बुआ के हाथ कुछ न आया तो उन्होंने चुप साध ली और यह कहकर अपने नंबर बढ़ाने की कोशिश करने लगीं कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, अच्छा है। इन धोखेबाज खानदान से जान छूट गई। अब फुर्सत से अपनी नन्ही नन्ही भतीजियों को पालूंगी और हमें पालने का ढिंडोरा पीटकर वह भूल जाया करती थीं और फिर से टीवी और खुद की खुशियों में मग्न हो जाती थीं। तस्लीमा बुआ और मालती बुआ में जमीन आसमान का फर्क था। तस्लीमा बुआ पिताजी की तरह बहुत नरम, मिलनसार और सीधी सादी थीं, लेकिन किस्मत ने उनके साथ भी खूब मजाक किया था। मेरी सौतेली दादी ने उनकी शादी एक अमीर मगर ज्यादा उम्र वाले शख्स से करवा दी थी, जिसके पहले से ही 2 बेटियां और एक बेटा था। तस्लीमा बुआ का अपना भी एक बेटा था जिसका नाम आरव था। तस्लीमा बुआ के शौहर का देहांत हो चुका था और सौतेले बच्चे भी उनकी जिम्मेदारी बन चुके थे। शौहर की दौलत थी, लेकिन वह भी धोखे से रिश्तेदार हड़प कर ले गए थे। तस्लीमा बुआ के पास सिर्फ सौतेली औलाद और अपना बेटा आरव था, जिनकी परवरिश के लिए वह दिन रात मेहनत करती थी। उनकी जिंदगी भी कुर्बानियों से भरी थी, मगर उन्होंने कभी इसका ढिंढोरा नहीं पीटा। हमें पालने वाला एक ईश्वर था और एक हमारे महान पिता, जिन्होंने बहुत मेहनत से हमें पाल पोस कर बड़ा किया। सीमा दीदी जवान हुई तो पिताजी को उनकी शादी की फिक्र लग गई और फिर एक बहुत ही सही रिश्ता देखकर पिताजी ने सीमा दीदी की शादी करवा दी और फिर सीमा दीदी के बाद निशा दीदी की भी शादी हो गई तो मैं घर में अकेली रह गई। पिताजी नौकरी पर चले जाते और मैं स्कूल से वापस आती तो पिताजी के आने का बेचैनी से इंतजार करती रहती। पिताजी आकर मुझे खास तौर पर मेरे लिए खाना बनाकर देते। मालती बुआ सारा दिन टीवी के आगे लेटी रहती थीं और अपनी गुप्त तिजोरी से कुछ न कुछ निकालकर चोरी छिपे खाती रहती थीं। खाना बनाने की जरूरत वह महसूस नहीं करती थीं और मुझे खाना बनाना नहीं आता था। मुझे सारा दिन भूखा बैठना पड़ता था, इसलिए पिताजी फिर रात को ज्यादा खाना बनाते थे और मेरे लिए रख छोड़ते थे ताकि मुझे स्कूल से वापस आकर भूखा न रहना पड़े। सौतेला फिर सौतेला ही होता है, जैसे मालती बुआ थीं। मेरी अपनी सगी बुआ होती तो कभी भी इतनी बेरहमी का प्रदर्शन न करती। पिताजी ने 1-2 बार मालती बुआ को कहा था कि मेरे बच्चे को खाना बनाकर दे दिया करो, तो मालती बुआ ने साफ कह दिया था कि इनसे खाना नहीं बनता। शांता स्कूल से वापसी पर अपनी बहनों के घर खाकर आ जाया करे। ये जवाब सुनकर पिताजी का दिल टूट गया था। पिताजी ने बस उसके बाद मालती बुआ से कुछ नहीं कहा और वह तमाम जिम्मेदारियां जो पहले सीमा दीदी और फिर निशा दीदी संभालती थीं, वह पिताजी ने संभाल ली। मैं पिताजी के पास खड़े होकर उन्हें देखती और सब सीखने की कोशिश करती थी ताकि मेरे पिताजी को हर रोज मेरी वजह से ज्यादा काम न करना पड़े। और बहुत जल्दी ही मैंने सब कुछ सीखकर घर की जिम्मेदारियां अपने कंधों पर उठा लीं और पिताजी को किसी हद तक आराम पहुंचाया। मेरी दोनों बहनें अपने अपने घरों में खुश और हंसती खुशी थीं और उन्हें खुश देखकर पिताजी जीते थे और मैं जीती थी अपनी बहनों के नन्हे मुन्ने बच्चों को देखकर उनकी मासूम शरारतों से दिल बहलाती थी। वक्त का पता ही न चला और वह पंख लगाकर उड़ गया। पिताजी के बालों में सफेदी चमकने लगी थी और मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट सजने लगी थी, यानी कि मैं जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। मालती बुआ का दूसरा विवाह और आरव का प्रेमकदम क्या रखा था कि पिताजी को फिक्र लग गई मेरी। वह हर वक्त यही सोचते रहते थे कि कब मेरे लिए अच्छा सा रिश्ता आए और वह मेरी भी हाथ पीले करके अपने फर्ज से मुक्त हो जाए। मैं पिताजी को समझा समझाकर थक चुकी थी कि मैं शादी करना ही नहीं चाहती और न ही पिताजी को छोड़कर कहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन पिताजी मेरी सुनते ही नहीं थे। वह मेरे भविष्य को महफूज करना चाहते थे। इन्हीं दिनों मालती बुआ ने काफी अरसे के बाद फिर से हमारे सुकून पर धमाका किया था। मालती बुआ ने शादी की ख्वाहिश का इजहार किया था और अपने लिए रिश्ता भी खुद ही ढूंढ लिया था। उन दिनों मालती बुआ अपने फोन में बहुत बिजी रहती थीं और फिर यह राज खुला कि वह क्यों बिजी रहती हैं। मालती बुआ शादी करना चाहती थीं और अपना घर बसाना चाहती थीं। ये कोई गलत बात नहीं थी और पिताजी भी राजी थे कि अगर रिश्ता अच्छा हुआ तो वह मालती बुआ की शादी जरूर करवा देंगे ताकि वह अपने घर में सुकून से रह सकें। इसलिए मेरे पिताजी ने पहले मेरे तीनों चाचाओं से सलाह लेना जरूरी समझा, क्योंकि मालती बुआ इन तीनों की सगी बहन थीं। लेकिन इन तीनों ने मालती बुआ के किसी भी फैसले में शामिल होने से मना कर दिया। मालती बुआ ने अपना हक क्या लिया था कि अब उनके अपने ही भाई उनकी शक्ल देखना नहीं चाहते थे। खैर, पिताजी ने खुद इस रिश्ते की जांच पड़ताल की जैसे मालती बुआ की पहली शादी के वक्त की थी। पिताजी संतुष्ट हो गए कि अब की बार मामला साफ है। रिश्तेदार का नाम मृत्युंजय था और मालती बुआ की उम्र में कुछ ही साल का फर्क था। मृत्युंजय की पहली पत्नी का देहांत हो चुका था और वह अकेले रहते थे।
उनकी एक ही बहन थी जो दूसरे देश रहती थी और वह मृत्युंजय की शादी करवाने भारत आई थी। मृत्युंजय अकेला था, यानी कि मालती बुआ के इस बार घर बसाने के 100% चांस थे। पिताजी ने मालती बुआ की शादी तय कर दी और घर में एक सादी सी रस्म का इंतजाम किया गया। चाचा लोग तो इस रस्म में शामिल नहीं हुए, लेकिन दूसरे शहर से तस्लीमा बुआ आई थीं और साथ अपने बेटे आरव को भी लाई थीं। आखिरी बार आरव को मैंने कोई 7 साल पहले देखा था, जब वह 18 साल का कमजोर सा लड़का था, लेकिन अब वह कसरती जिस्म और आकर्षक चेहरे वाला मर्द बन चुका था। उसके चेहरे पर मूंछें भी बहुत सजती थीं, जो उसकी मर्दानगी में इजाफा कर रही थीं। मैं आरव को देखकर दंग रह गई थी। सारी शादी में उसकी नजरें मेरा ही तवाफ कर रही थीं, जैसे मैं कोई खास चीज हूं। उसके लगातार देखने से पहले तो मैं परेशानी का शिकार होती गई, लेकिन फिर मैं तंग होने लगी थी, क्योंकि ऐसे घूरने वाले मर्द मुझे बड़े ही उजड़ और बदतमीज लगते थे। जब मालती बुआ की शादी का हंगामा थमा और वह रुखसत हो गईं, तो एक चौंका देने वाली खबर मेरी राह देख रही थी। ऐसी खबर जिसे सुनकर कुछ पल तो मैं समझी नहीं, और जब समझी तो बेयकीनी से सीमा दीदी को देखती ही रही, और जब यकीन आया तो शर्मा ही गई थी। खबर यह थी कि तस्लीमा बुआ ने मेरा रिश्ता मांगा था अपने बेटे आरव के लिए, क्योंकि आरव को मैं पहली ही नज़र में पसंद आ गई थी और उसी ने मुझसे शादी की ख्वाहिश जाहिर की थी। तस्लीमा बुआ अपने शहर लौटने से पहले मुझे आरव के नाम की अंगूठी पहनाकर जाना चाहती थीं। पिताजी को तो कोई ऐतराज न था, क्योंकि उन्हें तस्लीमा बुआ की शराफत पर भरोसा था, लेकिन उन्होंने सीमा दीदी के हाथ मेरी मर्जी पूछी थी और मैंने सिर झुकाकर कह दिया था कि जैसी पिताजी की मर्जी, वरना मेरे दिल में तो लड्डू फूट रहे थे। आरव भी मुझे अच्छा लगा था और वह मुझे यूं इतनी आसानी से मिल जाएगा, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। तस्लीमा बुआ वापस अपने शहर जाते हुए मुझे मंगनी की अंगूठी पहना गईं और बहुत जल्द शादी की तारीख तय करने का भी कह गई थीं। मैं खुश तो थी, लेकिन उदास भी थी कि अगर मैं भी चली गई तो पिताजी बिल्कुल ही अकेले पड़ जाएंगे। अब तो उनके पास मालती बुआ भी नहीं थी और हम खुश थे कि मालती बुआ अपने घर में खुश हैं। सबसे ज्यादा खुशी की बात तो ये थी कि मालती बुआ के शौहर ने अभी तक हमारे घर आकर यह नहीं कहा था कि कैसी झगड़ालू औरत दे दी है मुझे। शायद इसकी एक वजह यह भी थी कि उन्होंने खुद मालती बुआ को पसंद किया था और अब किसको इल्जाम ठहराते। और दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि मालती बुआ ने खुद को बदल लिया हो और उन्होंने अपने शौहर का दिल भी जीत लिया हो। अगर दूसरी वजह ठीक थी तो मैं खुश थी कि मालती बुआ का घर बसा रहेगा। फिर दीदी मेरा घर बसाने की तैयारियां भी करने लग गए थे। तस्लीमा बुआ शायद अपनी सौतेली औलाद से सलाह करने गई थीं, इसलिए सलाह करते ही जाने के 1 महीने बाद फ़ोन करके शादी की तारीख भी ले ली। मेरा आखिरी सेमेस्टर था और उसके एग्ज़ाम के बाद ही मेरी शादी की तारीख रखी गई। सीमा दीदी और निशा दीदी अपने बच्चों समेत पहले ही आ गई थीं और शादी की शॉपिंग करने लगी थीं। दोनों तरफ जोरों शोर से शादी की तैयारियां हो रही थीं। शादी की तैयारियों में अपना हिस्सा डालने मालती बुआ भी आ गईं और उनका लहजा व व्यवहार काफ़ी बदला हुआ था। उन्हें ऐसा शख्स मिला था जिसने उन्हें बदलने की कोशिश नहीं की थी। वह जैसी हैं वैसे ही स्वीकार किया था। इसीलिए शायद मालती बुआ के अंदर भी बदलाव आ गया था। औरत होती ही ऐसी है, बिल्कुल बेल जैसी, जिसे सख्ती से झुकाओ तो वह टूट जाती है और नरमी से झुकाओ तो वह झुक जाती है। मृत्युंजय अंकल ने भी यही किया और मालती बुआ को झुकना सिखा दिया। तस्लीमा बुआ और आरव की बारात लेकर मालती बुआ हमारे शहर आ चुकी थीं। पिताजी सादगी के कायल थे, सो मेरा विवाह शादी की साधारण रस्म भी सादा सा हुआ। शादी की रस्म के बाद मालती बुआ ने मुझे गले भी लगाया और मुझे हमेशा खुश रहने की दुआ भी दी। मैं भी इमोशनल हो गई थी और अपनी बहनों से ज्यादा मालती बुआ के गले लगकर रोई थी। मैं रुखसत होकर आरव के साथ अपना शहर और घर छोड़कर नए शहर और नए घर आ गई। वह शहर आरव का था और घर भी आरव का। घर हमारे घर जैसा नहीं था, वह एक मामूली सा घर था और हमारा घर बंगले की तरह बना हुआ था। खैर, जैसा भी था, आरव का घर वह अब मेरा भी था। और वैसे भी प्यार करने वाला जीवन साथी हो तो आम से आम घर में भी औरत गुजारा कर ही लेती है, क्योंकि असल घर तो दिल में बसता है। अभी हमारी शादी को 2 महीने मुश्किल से हुए थे कि पता चला कि आरव को दुबई जाना है, वहां उसकी नौकरी हो गई है। मैंने सुना तो मैं रोने लगी थी। तब आरव ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा कि वह बहुत जल्द मुझे अपने पास बुला लेगा और मैं उसके वादे का विश्वास करती रही। जिस दिन आरव दुबई के लिए निकल रहा था, सब बहुत खुश थे कि वह कमा कर लाएगा और मैं बहुत उदास थी कि अभी हमने जी भरकर एक साथ वक्त भी नहीं गुजारा और वह चला गया। आरव गया तो मैं बहुत परेशान सी रहने लगी। आरव की बहनें बहुत जिद्दी थीं। वह मुझसे बात करना पसंद नहीं करती थीं। वह मुझे एक बोझ समझती थीं और आरव के भाई को देखकर मुझे लगता था कि वह पागल है। फिर मालती बुआ से पता चला कि सच में उसका दिमाग अपनी उम्र से बहुत पीछे रह गया है, इसलिए वह 30 साल की उम्र में भी बच्चा था। उसका नाम हरीश था। वह सारा दिन घर में उछलता कूदता रहता,
वहीं शोर लगा रहता, वरना सन्नाटा छाया रहता जो दिल को खाने लगता था। आरव को गए कई दिन और फिर महीने हो गए, लेकिन मुझे उसके बगैर रहने की आदत नहीं हुई। मैं और मालती बुआ हर वक्त आरव को याद करते रहते थे और आरव की बहनों की जबान पर आरव के जाने के बाद एक बार भी आरव का नाम नहीं आया था। आरव पैसे भेज देता और यही इन दोनों बहनों को बहुत था। वह आरव की मेहनत की कमाई खूब दिल खोलकर खर्च करती थीं और आरव को याद भी नहीं करती थीं। और एक आरव था जो जब भी फोन करता तो यही कहता था, माँ आपको किसी और चीज की जरूरत तो नहीं? छोटी बहनों से पूछ लीजिएगा, अगर उन्हें कुछ चाहिए हो तो। आरव अब उनसे बहुत प्यार करता था। जाने के साल भर बाद आरव आया और उसे देखकर जैसे मैं जी उठी थी। कुछ दिन रहने के बाद वह फिर जो गया तो आते आते फिर से 1 साल लग गया। वह साल बाद आता था और मैं तन्हाई का शिकार होकर बेचैन सी रहती थी। वह मुझसे मोहब्बत का दावा करके मुझे विवाह कर लाया था, लेकिन मुझसे ज्यादा उसे अपनी बहनों की जरूरतें और दहेज पूरा करने की गरज थी। इस बार जब आरव आया तो काफी दिन तक रुका था और फिर जब चला गया तो मुझे डिप्रेशन होने लगा। मेरा सिर दर्द करने लगता और तन्हाई का सांप मुझे काट रहा था। नींद भी मुझसे रूठने लगी थी और मैं नींद की गोली खाकर सोने लगी थी, लेकिन इसके बावजूद मेरे सिर में दर्द रहता। आरव के बाद मेरे पास मेरी सास मालती बुआ ही थीं जो मेरा एहसास करती थीं। सास बन जाने के बाद भी उनकी मेरे लिए मोहब्बत कम नहीं हुई थी, बल्कि अब वह मेरी सास के साथ साथ मेरी बुआ भी थीं। वह मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखती थीं और जब से मेरे सिर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा था, वह मुझे एक पुड़िया वाली दवाई लाकर देने लगी थी और कहती थीं कि यह दवाई वह भी खाती हैं और सुकून मिल जाता है। मैं भी वह दवाई खाने लगी और उसे खाते ही मेरी सारी बेचैनियां कहीं उड़ जाया करती थीं और फिर मैं घोड़े बेचकर आराम से सोया करती थी। मालती बुआ की वह दवाई वाकई बड़ी करिश्माई थी, लेकिन एक बहुत ही अजीब चीज थी जो मुझे रोज देखने को मिलती थी, जिसे देखकर मैं काफी चौंक जाया करती थी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह सब क्या है। मैं रात भर की सोई हुई जब सुबह जागती तो बेडशीट पर मेरे पहलू वाली जगह पर सिलवटें पड़ी होती थीं, जैसे रात भर वहां कोई सोया हो। मुझे लगता कि शायद मालती बुआ मेरे पास ही सो जाती हैं, इसलिए मैंने इस बात को ज्यादा अहमियत नहीं दी। लेकिन एक दिन फिर कुछ बहुत अजीब हुआ, इतना बड़ा कि उसने मेरे पूरे वजूद को हिलाकर रख दिया और आसमान मेरे सिर पर गिर पड़ा। अचानक कुछ ऐसा हुआ कि समझ नहीं आ रहा था कि जिस्म में रूह मौजूद है या जा चुकी है। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ भी यह कुछ होगा। हुआ कुछ यूं था कि उस दिन मैं अपनी सहेली के घर गई हुई थी और वहां से वापस आ रही थी कि मोहल्ले में दाखिल होते ही मुझे चक्कर से आने लगे, तो मैं मोहल्ले के ही क्लिनिक चली गई। मैंने सोचा कि क्या मालती बुआ को परेशान करना, इसके बजाय मैं खुद ही डॉक्टर के पास से हो आती हूँ। अगर मालती बुआ को पता लगता कि मेरी तबीयत खराब है तो उनके हाथ पांव फूल जाते। मैं क्लिनिक आई तो वहां डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और चेकअप करने के बाद मुझे खुशखबरी सुना दी, और वह खुशखबरी सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी कि मैं उम्मीद से हूं। यह कैसे हो सकता है? ये तो मुमकिन ही नहीं था, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मैं परेशानी के आलम में घर आ गई और अपने बिस्तर पर परेशानी से लेट गई। यह मेरे साथ क्या और कैसे हो गया था? अगर यह बात सबको पता चल जाती तो मैं बेकसूर होते हुए भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहती। मैंने बहुत सोचा कि यह कैसे हुआ, तो मेरा दिमाग एक भयानक नतीजे पर पहुंचा और फिर धक्का लगकर मेरा दिमाग उड़ भी गया कि ऐसा भी हो सकता है। मेरे पहलू में सिलवटें मुझे याद आने लगीं और मालती बुआ की दी हुई वह पुड़िया, जिसे मैंने चोरी छिपे लेबोरेटरी में चेक करवाया तो पता चला कि वह बेहोशी की दवाई सेडेटिव है। तभी उसे खाते ही मुझे कहीं कभी होश नहीं रहता था। मालती बुआ ने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया था। वह मुझे बेहोशी की दवाई पिलाकर आखिर किसको बुला लेती थी। और तब मेरा पहला शक इस घर में पागल बनकर फिरते हरीश पर हुआ था। एक वही तो था जो भले पागल था, लेकिन आरव के बाद घर का मर्द था। मेरा दिल फटने लगा और जब मैंने मालती बुआ से पूछा तो वह इनकार हो गई थी, लेकिन मैं जानती थी कि यह सब उनका ही किया धरा है। सौतेला हमेशा सौतेला ही रहता है और उन्होंने भी मेरे साथ सौतेलों वाला काम कर दिया था। मैंने फोन करके पिताजी को सारी बात बता दी और फौरन से पहुंचने को कहा, तो पिताजी उस दिन ही पहुंच गए थे और मालती बुआ को खूब सुनाने के बाद वह हरीश और मालती बुआ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला कर चुके थे। प्यार की कुर्बानी और आरव का सच। पर्दा उठ गया, लेकिन अचानक से फिर कुछ अजीब हुआ। वह अचानक कैसे आ गया था? लेकिन अचानक से वह आ गया था आरव। उसे तो मैंने कुछ नहीं बताया था, तो फिर वह क्यों चला आया था? आरव आया और सिर झुकाकर मेरे पिताजी के कदमों में बैठकर बोला कि उसकी माँ और भाई बेकसूर हैं। यह सुनकर मुझे धक्का लगा था। क्या आरव मुझ पर शक करता है? लेकिन अगली बात जो आरव के इशारे पर मालती बुआ ने की थी, वह सुनकर सबको हैरानी के झटके लगे थे। बात ही कुछ ऐसी थी। मालती बुआ ने बताना शुरू किया। अब उनकी आंखों से निकलने वाले आंसू असली और दर्द भरे थे।
आरव का पिता तस्लीमा बुआ का शौहर मरा तो मरते वक्त आरव को कहकर गया था कि बहनें चाहे तुझसे बड़ी हैं लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी है, और आरव ने इस बात को खुद से बांध लिया और हमेशा अपना फर्ज और जिम्मेदारी को निभाने की भरपूर कोशिश की। और जब कुछ आस्तीनों के सांपों ने हमारी जायदाद हड़प ली तो आरव ने छोटी सी उम्र में अलग अलग नौकरियां शुरू कर दी और अपनी बहनों की ज़रूरतों को पूरी करने लगा। फिर उसकी बहनों को इस सब की आदत होती चली गई और फिर एक वक्त आया जब उसकी बहनों का कम में गुजारा मुश्किल हो गया और उन्होंने ठान लिया कि आरव को दुबई भेजेंगी। और फिर शादी के बाद आरव अपनी बहनों की ख्वाहिशें पूरी करने दुबई चला गया और 3 साल तक दुबई में कमाता रहा। लेकिन जब वह छुट्टी पर आया तो पीछे से कुछ दुश्मनों ने उसकी नौकरी खत्म कर दी। आरव वापस भी नहीं जा सकता था और रह भी नहीं सकता था क्योंकि वह अपनी बहनों को खुद से मायूस नहीं करना चाहता था। तो तय यह पाया कि वह इसी शहर में कोई नौकरी करेगा, लेकिन सबको यही बताएगा कि वह दुबई में है। मालती बुआ ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैंने इस सच को छुपाने में आरव का साथ दिया था, और जब आरव थका हारा घर आने की ख्वाहिश करता तो मैं शांता समेत सबको बेहोशी की दवा दे देती ताकि किसी को आरव के आने का पता नहीं चल सके। और अब भी ना पता चल सकता अगर शांता की तबीयत खराब ना हुई होती। शांता बेटा, तुम्हारे साथ कुछ भी इस घर में गलत नहीं हुआ, लेकिन जो कुछ भी हुआ वह आरव की बहनों की अंधी ख्वाहिशों की वजह से हुआ। मालती बुआ ने और कहा, वह अपनी जिंदगी में मग्न होकर अपने भाई को भूल गई थी, और तुम भी उस मासूम पागल पर शक न करो। तुम बिल्कुल ठीक हो और यह तुम्हारा और आरव का आशीर्वाद उपहार है। चाहे कितना भी बड़ा सच मुझसे छुपाया गया था, लेकिन आरव की भारत में मौजूदगी और मेरे साथ कुछ भी गलत न होने के एहसास ने मुझे जैसे फिर से जिंदा कर दिया था। आरव की बहनों को भी शायद एहसास हो चुका था कि उन्होंने आरव की जिंदगी किस कदर खराब कर रखी है। मैंने मालती बुआ से माफी मांगी जिनकी मोहब्बत पर मैंने शक किया था, लेकिन अगर मेरी जगह कोई और भी होता तो यही सब करता। दिमाग हर किस्म की सोचों का गढ़ होता है। पिताजी ने अपनी रिटायरमेंट के पैसों से आरव को बर्तनों का कारोबार करवा दिया था ताकि वह मेरे पास रहे और मैं खुश रहूं। आरव मुझसे माफी मांगता रहा, लेकिन मैं इतनी जल्दी उसे माफ करने वाली नहीं थी। मैं उसके साथ के लिए बहुत तरसी हूँ। थोड़ा उसे भी तरसाकर मैंने उसके पास लौट जाना था, क्योंकि वही तो मेरी जिंदगी था।